चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहाँ बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहाँ अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहाँ बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहाँ मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है।
H2O equals H2 plus O2, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अभी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने इस लंबे सफर पर रवाना हुआ। इसे लॉन्च करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 का इस्तेमाल किया था, जिसने सिर्फ 16 मिनट के अंदर ही चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा दिया था। इसके बाद चंद्रयान ने पृथ्वी के कुल 5 चक्कर लगाए और ऐसा करने में इसे 17 दिन का समय लगा। इस तरह पृथ्वी का ऑर्बिट पूरा करने के बाद 1 अगस्त को इसे ट्रांसलूनर ऑर्बिट में डाला गया और यहाँ से इसका पृथ्वी को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ने का सफर शुरू हुआ। 5 दिन इसी ट्रैक पर आगे बढ़ने के बाद चंद्रयान को लूनर ऑर्बिट यानी कि चांद की कक्षा में डाल दिया गया। फिर पृथ्वी की तरह ही इसने चांद के भी 5 चक्कर लगाए। हालांकि इस बार इसका ऑर्बिट बड़ा होने की जगह छोटा होता गया और ऑर्बिट करते हुए यानी चांद के चक्कर लगाते हुए चांद के करीब आ गया। 5 ऑर्बिट पूरा करने के बाद 17 अगस्त के दिन प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग किया गया और लैंडर मॉड्यूल आगे की तरफ अकेला ही निकल गया, जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल आज भी चांद के उस 100 × 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसके बाद विक्रम लैंडर की डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट हुई और गोल गोल घूमते हुए चांद की सतह की तरफ वो बढ़ने लगा। 2 बार डी ऑर्बिटिंग करने के बाद विक्रम लैंडर ने अपनी लैंडिंग साइट को खोजा और फिर तेजी से इसने फ्री फॉल करते हुए उसकी तरफ नीचे आना स्टार्ट किया। इस दौरान इसरो वैज्ञानिकों ने लैंडर के सभी सेंसर्स और इंजन को ऑन कर दिया था ताकि नीचे उतरते समय ये अपना बैलेंस बनाए रखे और आखिरकार 23 अगस्त का वो दिन आया जब चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था और जैसा इसरो ने प्लान किया था बिल्कुल उसके मुताबिक चलते हुए शाम करीब 6:03 पर विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक नीचे उतर गया। ये इसरो समेत पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने खुद वीडियो कॉल करके सभी वैज्ञानिकों को इस सफलता की बधाई दी और इस दिन को भारत का यहाँ वहाँ घूमकर डेटा कलेक्ट करना। ये दूसरा उद्देश्य पूरा करने में वैज्ञानिकों को बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, क्योंकि लैंड करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर को लैंडर से बाहर निकाल दिया गया था और इसके सभी सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे थे, जिसकी जानकारी खुद इसरो ने। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक चांद के इस इलाके के मौसम, यहाँ की हवा, मिट्टी, चट्टान और यहाँ आने वाले भूकंप पर रिसर्च करना चाहते हैं ताकि चांद के बारे में हमारी जानकारी और ज्यादा बढ़े और साथ ही इससे कुछ नया करके अपना ये काम निपटाना होगा और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करके हमारा प्यारा चंद्र में खुद इतना अटैचमेंट हो गया है कि इसको अलविदा कहने में हमारा दिल दुख रहा है। लेकिन क्या करें, हमारे वैज्ञानिक भारत का पहला ऐसा मिशन होने जा रहा है जो सूर्य की स्टडी करेगा और इसकी लॉन्च डेट 2 सितंबर 2023 रखी गई है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी इसरो ने आगे निसार और एक्सपार्टेक्स, यहाँ तक कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी आगे अपने मिशन को लेकर बहुत बड़ी बात कह डाली है। दरअसल हाल ही में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या है, लेकिन हमारी काबिलियत स्टैंड बाय फॉर द टाइम मार्क T-30 minutes and counting. Mr. CDP, RNMS confirms range real-time network readiness for PSLV C-57 Aditya L1 mission launch. CDP, Roger. Met to ROD and mission director. Benign weather conditions are prevailing for PSLV C-57 launch. ROD, Roger. Falling T1, switch on the pulsars. कामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन की, जिसने पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सकुशल लैंडिंग की और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है।
इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। आइए चलिए सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में जिसका नाम है PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन। कोर चरण S-139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S-139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C-57 एक्सेल मिशन। तो इसमें है 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SITVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटर स्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रीट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्कन के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket, prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see the third stage PS3 and PSO being moduled and placed inside the respective shroud and then handled together to be moved to the vehicle assembly building. Which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. This happens while the rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds into the flight, the payload fairing is separated. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds, polar mission will take shape. देखिए यहाँ External power supplies are withdrawn. व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय है। यह प्रमोचन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोचन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोचन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोचन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the timer. T-1 minute and counting. -55 seconds. All stops are out. -50 seconds. All seconds are stopped.
40 सेकंड पर minus 40 seconds, प्रमोचन किया जाएगा। VHPP open. minus 35 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, PS2 VSPP open. minus 20 seconds, PS1 ignition आरंभ से आप minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S-139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोचिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। A very happy piece of news.